नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राजयोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आरबीएससी की कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की किताब। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान में जब हमने पढ़ लिया था, ज्योग्राफी हमने पढ़ ली थी और सामाजिक और राजनीतिक जीवन भी पढ़ लिया था। और आगे जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इतिहास। तो इतिहास की कक्षा देख लेते हैं जो वन लाइनर के हिसाब से है, जिसमें पहला पार्ट है हमारा अतीत, वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति, महाजनपदकालीन भारत एवं मगध साम्राज्य, मौर्य एवं गुप्तकालीन भारत, प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था और हमारी सांस्कृतिक विरासत। ये जो चैप्टर है इनके अपन वन लाइनर देख लेते हैं। वन लाइनर के हिसाब से जो प्रश्न बन सकते हैं, जो परीक्षा में सीधे आ सकते हैं, तो उन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो क्लास को शुरू करते हैं। हमारा अतीत। हमारे अतीत के ज्ञान भंडार का पता कैसे चलता है? तो शिलालेख व पुरातन सामग्री के द्वारा। वे स्रोत जो पुराने हैं तथा पुरातत्ववेदों द्वारा एकत्रित किए गए हैं क्या कहलाते हैं? तो वो पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। वे प्राचीन स्रोत जो किसी भाषा में लिखे गए हैं वो साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं, जो किसी भाषा में लिखे हुए हैं। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की? तो सर्वप्रथम मानव ने जो है वो तांबा की खोज की। सिंधु सभ्यता का पहला नगर कौन सा खोजा गया? तो पंजाब का जो हड़प्पा है वो सबसे पहले खोजा गया है। और सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल पाकिस्तान में हैं अभी वर्तमान में? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोटदीजी एवं चन्हूदड़ो जो है वो पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल भारत में हैं? तो देख लीजिए आप, रोपड़ है, लोथल है, धोलावीरा है और कालीबंगा, ये जो स्थान ये भारत में है। वेदों की रचना किस नदी के तट पर हुई? तो वेदों की रचना सरस्वती नदी के तट पर हुई। और सरस्वती नदी का उद्गम माना जाता है तो शिवालिक की पहाड़ियों से। और सिंधु की माँ किस नदी को कहा जाता है? तो सरस्वती नदी को सिंधु की माँ कहा जाता है। सिंधु के समकालीन नदी घाटी सभ्यताएं कौन सी है? तो मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की दजला फरात व चीन की हैंगोए नदी की सभ्यता है। और कालीबंगा सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो हनुमानगढ़ में। और 1961 में 2 टीलों के बीच इस सभ्यता स्थल को खोजा गया था। आर्य सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो आर्य सभ्यता स्थल जो है उदयपुर में, और इसे ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है आर्य सभ्यता को। बागोर सभ्यता का स्थल कहाँ पर स्थित है? तो बागोर सभ्यता भिलवाड़ा में स्थित है। और बालाथल व गिलुंड सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर में बालाथल व गिलुंड। नौ सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो भरतपुर में है। और ताम्रयुगीन लोहे की कुल्हाड़ी भी यहीं से मिली है, नौह सभ्यता भरतपुर से ही। चंद्रावती सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? चंद्रावती सभ्यता स्थल सिरोही में स्थित है। पचमता सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो राजसमंद में। गणेश्वर सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो सीकर में। और कांतली नदी के तट पर यह विकसित हुई। बेराट सभ्यता स्थल कहाँ पर है? तो जयपुर में। और महाभारत काल के भी अवशेष मिले हैं यहाँ पे। और तरखान वाला डेरा जो सभ्यता स्थल है वह कहाँ पर स्थित है? तो वो श्री गंगानगर में स्थित है। और सिंधु सभ्यता ईसा से कितने वर्ष पुरानी मानी गई है? तो 2500 वर्ष पुरानी मानी गई है। और वर्तमान से 4500 वर्ष तक पुरानी मानी गई है। जो इसका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। वेदों के लिखे जाने के आधार पर वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है, एक तो पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो 4 है। और सबसे प्राचीन वेद की अगर पूछ ले कौन सा है, तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले मंत्र किस वेद में मिले हैं? तो जो यज्ञों में जो प्रयुक्त मंत्र जो प्रयुक्त होते हैं वो यजुर्वेद में मिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देवताओं की पूजा के सभी मंत्र किस वेद में मिलते हैं? तो सामवेद में। भारतीय संगीत का उद्भव किस वेद से हुआ? तो सामवेद से। और चिकित्सा विधि का ज्ञान किस वेद से मिलता है? तो अथर्ववेद से। और वेद के कितने भाग हैं? तो 4 है। 4 देख लो एक बार, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक व उपनिषद। जीवन में जन्म से मृत्यु तक कितने संस्कारों का उल्लेख वेदों में मिलता है? तो 16 संस्कारों का उल्लेख वेदों में मिलता है। वैदिक संस्कृति में मानव जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया? तो 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो कर्म था। आर्यों के राजनीतिक जीवन का मूल आधार किसे माना गया है? तो कुटुंब को। वैदिक संस्कृति में कुटुंब शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो परिवार के लिए। कुटुंबों से मिलकर क्या बनता है? ग्राम।
ग्रामों के मिलने से क्या बनता है, तो विष, और विष का मुखिया कौन होता है, तो विषपति। और विष के समूह से किसका निर्माण होता है, तो एक जन का निर्माण होता है, और जन का शासक जो वो है वो राजन या जनपति कहलाता है। और आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि था। और वैदिक काल में खिल्ली भूमि किसे कहा जाता था, तो बंजर भूमि को खिल्ली भूमि कहा जाता था। वैदिक सभ्यता में व्यापारी को क्या कहा जाता था, तो पणी। और ऋग्वेद में किस सिक्के के बारे में पता चलता है, तो निष्क सिक्के के बारे में पता चलता है। वैदिक सभ्यता में व्यापार की कौन सी पद्धति प्रचलन में थी, तो वस्तु विनिमय की पद्धति वैदिक सभ्यता में भी प्रचलन में थी। और ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ कौन सी हैं, तो जो अभी वर्तमान में जो नाम है उनका तत्कालीन नाम उस समय था, और वर्तमान में जो नाम है, जो कुबा जो है वो अब काबुल के नाम से जानी जाती है, और कुमुर्दा जो है वो कुलम के नाम से, और गोमती जो है वो गोमल के नाम से, और सुवस्तु जो है वो स्वात नदी के नाम से जानी जाती है। और आगे कुछ नदियाँ और है, देख लो। सिंधु जो नदी है वो सिंध के नाम से, वितस्ता जो है वो झेलम के नाम से, विपाशा जो है वो व्यास के नाम से जानी जाती है, परुष्णी जो है वो रावी नदी के नाम से, अस्किनी जो है वो चिनाब नदी के नाम से जानी जाती है, और सतुद्री जो है वो सतलज के नाम से, और द्वसदती नदी जो है वो सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती है। तो प्यारे दोस्तों, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपकी आरबीएससी की किताब से ये सभी प्रश्न वन लाइनर के हिसाब से छांटे गए हैं। महाजनपद कालीन भारत एवं मगध साम्राज्य, जन समूह या कबीला जिस स्थान पर निवास करता था उसे क्या कहा जाता है, तो जनपद कहा जाता है। बड़े जनपदों में छोटे जनपदों के मिलने से किसका निर्माण हुआ, तो महाजनपद का निर्माण हुआ। महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय है उससे इसकी जानकारी मिलती है। और 16 ही महाजनपदों की राजधानी देख लेते हैं, तो आप एक बार जरूर देखिए इनको। तो महाजनपद जो है वो इधर लिखे हुए हैं, और इनकी राजधानियाँ ये हैं। जो अंग है उसकी राजधानी चंपा, मगध की जो है राजधानी पाटलिपुत्र, काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, वज्जी की राजधानी वैशाली, मल्ल की राजधानी कुशीनरी पावा, चेदी की राजधानी शक्तिमती, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, और जो कुरु है उसकी राजधानी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी ऐच्छत्रपुरम काम्पिलय। और आगे देख लेते हैं, जो मत्स्य की राजधानी है वो विराटनगर है, सूरसेन की राजधानी मथुरा है, अस्मक की राजधानी पोतन है, और अवंती की राजधानी उज्जैनी महिष्मती है, कंबोज की राजधानी राजपुर है, कांधार की राजधानी तक्षशिला है। ये 16 महाजनपदों की राजधानियां हैं। आगे देख लेते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, महाभारत काल में किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास बिताया, तो मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर में पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। महाजनपद काल का सबसे शक्तिशाली जनपद किसे माना गया है, तो काशी को। रामायण काल में किस महाजनपद की राजधानी अयोध्या को बताया गया है, तो कौशल। बौद्ध काल में कौशल की राजधानी किसे बताया गया है, तो श्रावस्ती को। महाभारत में उल्लेखित राजा शिशुपाल का संबंध किस महाजनपद से था, तो चेदी से। सूरसेन के किस राजवंश में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो यादव राजवंश में। तक्षशिला महाविद्यालय किस महाजनपद का एक अंग था, तो गांधार जनपद का। महाजनपद काल में राजा को क्या कहा जाता था, तो गणपति कहा जाता था महाजनपद काल में। भारत का प्रथम विशाल साम्राज्य किस महाजनपद को कहा जाता है, तो मगध को। मगध की सेना के महत्वपूर्ण अंग कौन थे, तो हाथी थे उनके महत्वपूर्ण अंग। मगध राज्य की प्रथम राजधानी किसे माना गया है, तो गिरिव्रज को। और मगध राज्य के उत्थान व समृद्धि में किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना गया है, तो अजात शत्रु का। और किस वंश के शासकों ने मगध की सेना में वृद्धि की, तो नंदवंश ने। नंदवंश के शासन के पतन का मुख्य कारण क्या था, तो अतिरिक्त कर उन्होंने लगा दिया था, ये उनका मुख्य कारण रहा पतन का। नंदवंश के बाद मगध का राजा कौन बना, तो चंद्रगुप्त मौर्य नंदवंश के बाद राजा बना। अब आगे देख लेते हैं, मौर्य एवं गुप्तकालीन भारत। मौर्य काल का शासन काल रहा तो 34 शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा, तो आचार्य चाणक्य या विष्णुगुप्त का। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के समय किस राजा का शासन था, तो गणानंद का। आचार्य चाणक्य कहाँ पर अध्यापन कार्य करते थे, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करते थे।
चाणक्य की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तो अर्थशास्त्र। चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कौटिल्य के नाम से। सिकंदर के किस उत्तराधिकारी को चंद्रगुप्त ने बुरी तरह से पराजित किया था? तो सेल्यूकस को बुरी तरह से पराजित किया था। मेगस्थनीज किसके शासनकाल में मगध में रुका? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सेल्यूकस के राजदूत के रूप में यहाँ पर रुका था। मेगस्थनीज की रचना कौन सी है? तो इंडिका। चंद्रगुप्त ने जीवन के अंतिम समय में किसे अपना गुरु बनाया? तो जैन धर्म के भद्रबाहु को श्रवण बेलगोला में गुरु बनाकर तप का मार्ग अपनाया था। किस मौर्य शासक को अमित्र घात कहा गया है? तो बिंदुसार को। सम्राट अशोक का उसके अभिलेखों में क्या नाम आता है? तो देवाना प्रियदर्शी नाम आता है। अशोक मौर्य शासन का सम्राट कब बना? तो 269 ईसा पूर्व में बना। और किस युद्ध के नरसंहार ने अशोक का हृदय परिवर्तन किया? उसने कभी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली। तो कलिंग का जो युद्ध है उसने सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया गया और उसने कभी भी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ले ली। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में हैं? तो प्राकृत भाषा में हैं। सम्राट अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या है? तो ब्राह्मी लिपि है। जितने भी अभिलेख हैं सम्राट अशोक के उनकी लिपि ब्राह्मी लिपि है। अशोक की अच्छी शिक्षा किस नाम से चर्चित हुई? तो अशोक का थम्म नाम से चर्चित हुई। बौद्ध धर्म की कौन सी संगोष्ठी सम्राट अशोक के काल में संपन्न हुई? तो पाटलिपुत्र में तृतीय संगोष्ठी जो है वो संपन्न हुई। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सिंहल श्रीलंका में किसे भेजा? तो महेंद्र एवं संघमित्रा को भेजा था उसने श्रीलंका में। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यवन प्रदेश में किसे भेजा? तो महारक्षित को। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वनवासी उत्तरी कनाडा में किसे भेजा? तो रक्षित को। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्वर्ण भूमि पेंगू में किसे भेजा? तो सोन व उत्तरा को। ये प्रश्न बहुत बार आते हैं, हर कंपटीशन एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं अशोक से, सम्राट अशोक से संबंधित, कि उसने श्रीलंका में किसको भेजा है? तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसे भेजा है? और वनवासी उत्तरी कनाडा में किसे भेजा है? स्वर्ण भूमि पेंगू में किसे भेजा है? तो इनको एक बार जरूर देख लीजिए आप। इसी के साथ देखो, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद सबसे बड़ा साम्राज्य किसका रहा? तो कुषाण का। प्रमुख कुषाण शासक कौन थे? तो कनिष्क। गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ कर उसकी स्मृति में अश्व चित्रित सिक्के चलाए? तो समुद्रगुप्त ने अश्व चित्रित सिक्के चलाए थे। और प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है हरिसेन, जो समुद्रगुप्त का मंत्री व लेखक था, उसने इसकी रचना की थी। किस गुप्त शासक को वीणा वादन का शौक था? तो समुद्रगुप्त को। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने समकालीन किन विदेशी आक्रमणकारियों का परास्त किया था? तो शकों को। किसने अपने विजयी अभियानों के बाद कैलेंडर चलवाए? तो विक्रमादित्य ने विक्रमी संवत चलवाया था अपने विजय के बाद। विक्रमादित्य के दरबार के नौरत्न कौन थे? तो महाकवि कालिदास, धन्वंतरी, शपणक, अमर सिंह, शंख, वेताल भट्ट और घटोत्कच, वराहमिहिर व वररुचि। ये जो थे ये नौरत्न में थे विक्रमादित्य के। कौन सा चीनी यात्री विक्रमादित्य के काल में भारत आया? तो फाहियान जो है वो विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। और भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसके काल को माना गया है? तो गुप्त वंश का जो शासनकाल है उसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना गया है, गुप्त वंश का शासनकाल। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था, जो वहाँ उस समय की जो है वो इकोनॉमिक्स की स्थिति कैसी थी, तो देख लेते हैं। देशी व्यापार के लिए प्राचीन भारत में कितने पथ थे? तो 2 पथ थे, एक उत्तरापथ व एक दक्षिणापथ। उत्तरापथ का उल्लेख जो है वो ताम्र लिपि बंगाल से पाटलिपुत्र तक और वैशाली, कुशीनगर, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, कश्मीर, तक्षशिला, पुष्कलावती, अफगानिस्तान, काबुल से बल्क तक थी उत्तरापथ। और फिर आगे देखते हैं हमारी सांस्कृतिक विरासत। नेक्स्ट टॉपिक है, अस्थियों के ऊपर मिट्टी व ईंटों से बने जाने वाले अर्धवृत्ताकार टीले को क्या कहा जाता है? तो स्तूप कहा जाता है। बुद्ध के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया? तो 8 भागों में। अमरावती स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में।
भारहूत स्तूप के अवशेष कहाँ पर है? तो कोलकाता संग्रहालय में। गुफा में पूजा हेतु निर्मित ठोस स्तूप कहलाते हैं? तो चैत्य कहलाते हैं। और भिक्षुओं के रहने के लिए बनाई गई गुफाएं क्या कहलाती है? विहार। चैत्य तथा विहार की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इनकी जो मुख्य विशेषता थी वो थी कि इनकी दीवारों पर चित्र व बौद्ध धर्म से जुड़ी जातक कथाओं का चित्रण मिलता है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बागोरा नदी की घाटी में। अजंता की गुफाएं कितनी हैं? तो कुल 29 गुफाएं हैं, जिनमें से 5 चैत्य हैं। और 490 ईस्वी के बाद अजंता को छोड़कर सब कहाँ चले गए? तो एलोरा, जो स्थानीय भाषा में वेल्लूर कहलाता है, वहाँ पर चले गए। भारतीय मूर्तिकला का वास्तविक स्वरूप कब से प्रारंभ माना जाता है? तो मौर्य काल से। सारनाथ के अशोक स्तंभ में कितने शेर हैं? तो 4। अशोक स्तंभ के आधार पर कौन कौन से जानवर उल्लेखित है? तो बैल, घोड़ा, हाथी और शेर। भारतीय कला के इतिहास में किस काल को स्वर्ण काल माना जाता है? तो गुप्त काल को। और प्राचीन काल के प्रमुख इतिहास साहित्यकार व उनकी रचनाएं कौन सी है, देख लेते हैं। प्राचीन साहित्यकार जो है उनमें है विष्णु शर्मा, जिन्होंने रचना की पंचतंत्र की। कालिदास जो है उसने अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतुसार और कुमार संभव की रचना की। शूद्रक ने मृच्छकटिकम की। अमर सिंह ने अमरकोश की। और सम्राट हर्ष ने रत्नावली, नागानंद और प्रिय दर्शिका की रचना की। और बाण भट्ट ने जो है वो हर्षरित्र की रचना की। इलांगलरे आदिगल ने शिल्पादिक्रम तमिल की रचना की। और शीतले सतनार ने मणिमेखलई तमिल भाषा में इसकी रचना की। और आयुर्वेद का ग्रंथ किसने लिखा? तो चरक ने। शल्य चिकित्सा की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो सुश्रुत संहिता में मिलती है। आर्यभट्ट का संबंध था तो खगोल विज्ञान से। आर्यभट्ट की रचना कौन सी थी? तो आर्यभट्ट ही, ये आर्यभट्ट की रचना थी। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक में क्या संग्रहित है? तो बौद्ध ग्रंथ जो विनय पिटक है उसमें भिक्षुओं के लिए नियम सम्मिलित है। और बौद्ध ग्रंथ जो सूत पिटक में क्या संग्रहित है? तो बुद्ध की शिक्षाएं। और बौद्ध ग्रंथ अभिधम्म पिटक में क्या संग्रहित है? तो दर्शन व सांसारिक ज्ञान के विषय इसमें सम्मिलित है। तमिल भाषा में लिखा साहित्य क्या कहलाता है? तो तमिल भाषा में जो साहित्य लिखा होता है वो संगम साहित्य कहलाता है। ये थी अपनी जो कक्षा 6 का जो आरबीएसई की जो बुक है उसका जो लास्ट भाग था इतिहास का, वो हमने देखा। पहले 2 भाग पहले देख चुके हैं। ये तीनों क्लासें मिलकर अपनी पूरी क्लास 6 की पूरी बुक को पूरा करता है वन लाइनर में। तो अभी तक आपने ऊपर वाली क्लासें नहीं देखी है तो एक बार उनको भी देखिए। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और राजयोग राजस्थान में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।